नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज की कौन सी अहम खबरें हैं जरा आपको बताते हैं। सबसे पहले आज हम जिस खबर पर नजर डालने वाले हैं, सबसे पहले हम दरअसल बात करेंगे मां प्रेम की। आज मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो हर शब्द जैसे दिल को छू गया। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने मां को लेकर जो भावनाएं व्यक्त की वो किसी नेता के नहीं, एक बेटे के जज्बात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मां का स्थान देवताओं और पितरों से भी ऊपर होता है। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में करोड़ों भारतीयों की भावनाएं। उन्होंने मां की ममता को हर रिश्ते से ऊपर बताया। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्यों पूरा देश भावुक हो उठा, पूरी कहानी बस कुछ देर में आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र बड़े फैसले का करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हक के लिए बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा 16 से 20 हजार रुपए का फिक्स वेतन, वो भी सीधे बैंक खाते में, किसी एजेंसी या बिचौलिए के बिना। नई आउटसोर्सिंग नीति 2025 के तहत कर्मचारियों को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, समय पर वेतन, आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। यह फैसला लाखों कर्मचारियों की जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा। पूरी खबर बस कुछ ही देर में आपको और बताएंगे। और जिक्र तीसरी खबर का करेंगे, जिक्र करेंगे उमर शर्जील और फैसले का। तीसरी अहम खबर का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे क्या दिल्ली में दंगे बस एक उग्र विरोध था या फिर एक सोची समझी साजिश। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज 2020 दंगों के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 9 आरोपियों को जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी। अदालत ने इस मामले को सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला करार दिया। अभियोजन पक्ष ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की कोशिश कहा। पूरी कहानी क्या है, फैसले की गहराई क्या है, बस कुछ देर में आपको डिटेल देंगे। चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र मौत के जाम का करेंगे। कभी ट्रैफिक जाम को कातिल कहते आपने सुना है। कानपुर में 2 किलोमीटर लंबे जाम ने 2 जिंदगियां निगल ली। एक पुलिस की गाड़ी में बैठा घायल बुजुर्ग, दूसरा एक ऑटो में तड़पता मरीज। दोनों अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ बैठते हैं। LLR पुल के पास में सड़क थमी रही और साथ ही थम गई 2 जिंदगियां। क्या था उस दिन का मंजर, किसकी थी ये लापरवाही, पूरी कहानी बस थोड़ी ही देर में। इसके अलावा पांचवें अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र AI नौकरी गई का जिक्र करेंगे। क्या मशीनें अब इंसानों की जगह लेने लगी हैं? एक झटके में जब 4000 लोगों की नौकरी चली जाए और वजह सिर्फ AI हो, तो ये किसी टेक्नोलॉजी तरक्की का नहीं बल्कि इंसानी अस्तित्व पर मंडराने वाले संकट का संकेत है। अमेरिका की दिग्गज कंपनी सेल्स फोर्स ने सपोर्ट टीम के करीब आधे कर्मचारियों को कह दिया है अब आपकी जरूरत नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, AI के इस तूफान में हजारों नौकरियां बह चुकी हैं। पूरी रिपोर्ट बस थोड़ी देर में। इन 5 खबरों पर रहेगी नजर। जाते जाते बात पते की। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आज मंच पर एक नेता नहीं, एक बेटा खड़ा था और उसकी आंखें किसी नायक की नहीं बल्कि उस इंसान की थीं जिसने अपनी पूरी जिंदगी मां की परछाई को अपने सिर पर आशीर्वाद की तरह महसूस किया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उस वक्त भावुक हो उठे जब उन्होंने मां को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर की। ना कोई राजनीति, ना कोई भाषण, बस कुछ शब्द जो सीधे दिल से निकले और करोड़ों भारतीयों के दिलों में उतर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मां का स्थान देवता पितरों से भी ऊपर होता है। सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जो जन्म से पहले ही जुड़ता है और आखिरी सांस तक बना रहता है। उन्होंने कहा, मां अपने बच्चों के लिए देवी की परछाई बन जाती है, उन्हें पालती है, पोसती है, हर तकलीफ खुद सहकर भी मुस्कुराती रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जब ये कह रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो उनके शब्द नहीं, उनकी आत्मा बोल रही हो। उन्होंने कहा, मां स्वयं दुख सहकर अपने बच्चों को संस्कार देती है और एक वाक्य में मानो हर उस इंसान को जड़ से हिला दिया जिसने कभी मां के हाथ का सहारा महसूस किया होगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बिना मां के कोई जीवन पनप ही नहीं सकता। वो केवल जन्म नहीं देती है, अपने बच्चों के अस्तित्व को सींचती है, उसका चरित्र गढ़ती है और जब वो दुनिया की ठोकरों से लड़ता है तो हर चोट की दवा बनकर खड़ी रहती है। उन्होंने कहा, मां ही जीवन का आधार है, अपने बच्चों को हर मुश्किल से बचाती है। उन्होंने कहा, मां अपने बच्चों के लिए हर त्याग करती है।
उन्हें सही राह दिखाती है। शायद इसलिए माँ को महान कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की बातें कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं थी, वो अनुभव थे जो उन्होंने जिए हैं, वो एहसास थे जो हर भारतीय के मन में बसते हैं। उनकी बातों में उस माँ की झलक थी जो छाव बनती है, कभी ढाल बनती है, कभी मंदिर के बिना घंटी के भगवान की तरह खामोशी से पूजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, माँ का महत्व अतुलनीय है, उसका योगदान अमूल्य है और वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करती है। कभी खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट भरती है तो कभी खुद नंगे पांव रहकर उन्हें जूते पहनाती है। वो किसी सरकारी फाइल में दर्ज नहीं होती, ना ही कोई प्रमाण पत्र देती है, लेकिन उसका हर स्पर्श, हर दुआ, हर आशीर्वाद जीवन की दिशा बदल देता है। इस भाषण ने देश भर में लाखों लोगों को भावुक कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। लोगों ने कहा कि ये हमारे पीएम नहीं, हम सबके घर का बेटा है जो मां के चरणों को भगवान से ऊपर मानता है। इस पूरे भाषण ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि राजनीति से परे भी कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ भावनाएं होती हैं और मां उन सभी रिश्तों में सर्वोच्च है। मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को। कभी सिर्फ ठेके पर काम करने वाले एक कर्मचारी जिसकी पहचान बस एक आईडी कार्ड तक सीमित थी, आज उसका नाम नहीं, उसकी मेहनत सुनी जा रही है। और ये मुमकिन हुआ है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उस फैसले से जिन्होंने हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की जिंदगी में हक उनको दिया है। दरअसल आपको ये बताते चलें, यूपी कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आउटसोर्स नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। ये सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि उन हाथों का सम्मान है जो दिन रात सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेजेस, संस्थानों, अस्पताल में बिना किसी स्थायित्व के काम करते आ रहे हैं। अब उन्हें मिलेगा 16 से 20 हजार रुपए का मासिक वेतन, वो भी सीधे उनके बैंक खाते में, किसी बिचौलिए या फिर एजेंसीज के बिना। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब रेगुलर पदों पर आउटसोर्सिंग नहीं होगी, यानी स्थायी पदों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और आउटसोर्सिंग सिर्फ जरूरत के आधार पर होगी। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है सम्मान की, सुरक्षा की और पहचान की। कर्मचारियों को अब 3 साल का अनुबंध मिलेगा, हर महीने 26 कार्य दिवसों की शर्त पर, और वेतन हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। जो लोग सालों से तनख्वाह के लिए चक्कर काटते थे, अब उन्हें ना किसी लाइन में लगना होगा, ना किसी से झुककर मांगना होगा। और यही नहीं, सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी की मौत होने पर उसके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए भी सहायता के तौर पर दिए जाएंगे। आरक्षण का प्रावधान भी इस योजना के लिए एक मजबूत कड़ी है। SC, ST, OBC, दिव्यांग, महिला और पूर्व सैनिक और साथ स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो समाज सबसे पीछे था, अब उन्हें आगे लाने का काम ये नीति करेगी। सरकार का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है,
अब तक मानदेय एजेंसी को जाता था, जो अक्सर कर्मचारियों तक पूरा वेतन नहीं पहुंचने देती थी, लेकिन अब सीधे खातों में ट्रांसफर होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और कर्मचारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां अब तक एक आउटसोर्स कर्मचारी को भी वही गरिमा, वही सुरक्षा और वही वेतन सम्मान मिलेगा जो एक स्थायी कर्मचारी को मिलता है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से अब जीईएम पोर्टल पर सेवा जो प्रदाता हैं उनका चयन होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस पर खुद पूरी योजना की जानकारी दी और कहा कि अब किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को उसका हक मारने की छूट किसी भी एजेंसी की नहीं होगी। हम उन्हें सम्मानजनक वेतन, सेवा सुरक्षा और आरक्षण का पूरा लाभ देंगे। ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, एक सामाजिक सुधार है, क्योंकि जब कोई राज्य अपने सबसे छोटे कर्मचारी का भी हाथ थामता है तो समझिए विकास सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी हो रहा है। ये फैसला न सिर्फ कर्मचारियों को राहत देगा बल्कि सरकारी सिस्टम की नींव को और मजबूत करेगा। तो अब वो दिन दूर नहीं है, आउटसोर्स कर्मचारी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं बल्कि सिस्टम का गर्वित हिस्सा कहलाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार की इस नई पहल ने यह साबित कर दिया है कि जब नियत साफ हो तो नीति भी क्रांतिकारी बनती है और परिणाम भी ऐतिहासिक होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्री परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी। मैं समझता हूं कि अभी तक के जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ईएसआई का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि ये सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाए। क्या वो सिर्फ एक दंगा था या फिर कोई सुनियोजित साजिश, एक ऐसा प्लान जो शहर की सड़कों पर आग और खून से लिखा गया था? दिल्ली हाई कोर्ट ने उस केस पर बड़ा फैसला सुनाया है जिसने पूरी दुनिया की नजरें भारत की तरफ घुमा दी थी। फरवरी 2020 के दिल दहला देने वाले दिल्ली दंगों में कथित मास्टरमाइंड उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि यह सिर्फ दंगा नहीं था, यह लोकतंत्र को लहूलुहान करने की तैयारी थी, एक ऐसा षड्यंत्र जिससे भाषण, बैठक, मैसेजिंग ऐप्स के जरिए कागज पर नहीं सड़कों पर उतारा गया। इस फैसले में कुल 9 आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की है और अभियोजन पक्ष ने दलील दी है कि यह आंदोलन नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की कोशिश थी, एक सुनियोजित आतंक जिसे लोकतंत्र के नाम पर लॉन्च किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लंबे समय से जेल में होना जमानत का आधार नहीं बन सकता। अगर कोई अपने ही देश के खिलाफ खड़ा होता है तो उसका सही स्थान सलाखों के पीछे, जब तक सच्चाई खुद चीख चीख कर उसे निर्दोष साबित न कर दे। अदालत ने साफ कहा है कि यह सिर्फ सीएए या एनआरसी के खिलाफ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि इसके पीछे बैठकों, भाषणों और गुप्त संवादों की एक श्रृंखला थी जिसकी परिणति राजधानी की आगजनी, 53 मौत और 700 से ज्यादा जिंदगियों पर भारी जख्म थे। अदालत के भीतर जिरह के दौरान तर्क और तथ्य टकराते रहे। बाहर एक तबका इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला मानता रहा तो दूसरा इसे देशद्रोह का सबसे स्याह चेहरा। पर अदालत ने न्याय के तराजू को
सगे हाथों से उठाया और जब फैसला सुनाया तो न सिर्फ 2 नाम बल्कि एक पूरी बहस ठहर गई, जमानत खारिज कर दी गई और एक संदेश दिया गया कि साजिश अगर देश के खिलाफ है तो लोकतंत्र उसकी छवि, उसकी छाव नहीं बन सकता। ये फैसला सिर्फ उमर और शर्जील के लिए नहीं बल्कि उन तमाम आवाजों के लिए भी है जो आंदोलन की आड़ में आग फैलाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये अंतिम अध्याय है या साजिश की किताब में अभी कई पन्ने बाकी हैं। कभी आपने जिंदगी को वक्त से हारते देखा है? वो पल जब सेकंड सेकंड की टिक टिक मौत की उल्टी गिनती बन जाए। कानपुर की एक सड़क पर ऐसा ही मंजर देखने को मिला। हॉर्न बजते रहे, गाड़ियां रेंगती रहीं, पर एक नहीं 2 जिंदगियां सिस्टम के सन्नाटे में हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, हकीकत थी। 1-2 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम और उस जाम में फंसी 2 गाड़ियां, एक पुलिस की पीआरवी, दूसरी एक ऑटो रिक्शा। दोनों में बैठे थे गंभीर हालत में 2 मरीज जिनकी सांसें अस्पताल पहुंचने से पहले ही जाम में अटक गई। पहली गाड़ी में था एक बुजुर्ग जिसे सेंचुरी में किसी वाहन ने कुचल दिया था। पुलिस तत्काल उसे लेकर हैलेट अस्पताल के लिए रवाना हुई थी, लेकिन LLR मेट्रो स्टेशन के पास भीषण जाम किसी लोहे की दीवार जैसा सामने आ खड़ा हुआ। 25 मिनट तक पुलिस की गाड़ी जाम में फंसी रही और उस बुजुर्ग ने पुलिस वालों के सामने ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर शुक्लागंज के निकले मुन्ना नाम के एक मरीज को सीने में तेज दर्द था। उनके परिजन ऑटो में लेकर दौड़े मगर वो भी उसी जाम में फंस गए। ऑटो में मुन्ना करहाते रहे, परिजन राहत की उम्मीद में छटपटाते रहे। किसी ने हॉर्न बजाया, किसी ने गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक खुलवाने की कोशिश की, लेकिन सड़क जैसे बेजान हो चुकी थी। अस्पताल से महज 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 30 मिनट लग गए और जब ऑटो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने सिर हिला दिया। 2 जिंदगियां गईं और गुनहगार कौन? जाम, सिस्टम या हमारी चुप्पी? ये सिर्फ ट्रैफिक नहीं था, ये उस व्यवस्था का आईना था जिसमें एम्बुलेंस की जगह नेताओं की गाड़ियां निकलती हैं और मरीजों की चीखें हॉर्न में दबा दी जाती हैं। सवाल ये नहीं है कि किसने रास्ता नहीं दिया, सवाल ये है कि जब रास्ता सबसे जरूरी था तब पूरा शहर खामोश क्यों था? ये मौत साजिश नहीं थी, लेकिन इत्तेफाक भी नहीं थी। ये वो सिस्टम जनित हत्याएं हैं जो हर उस शहर में हो सकती हैं जहां जाम को नियति मान लिया गया है और सड़कों की भीड़ में दबती रहेंगी। ऐसे हादसे खबर नहीं, रोज आदत बनते जाएंगे। सोचिए एक सुबह आप ऑफिस पहुंचे और स्क्रीन पर एक मैसेज दिखे, आपकी जरूरत अब नहीं है, आपका काम एआई करेगा। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, हकीकत है और इसकी चपेट में आ चुके हैं हजारों लोग। टेक्नोलॉजी की तेज दौड़ ने अब इंसान को ही आउटडेटेड घोषित करना शुरू कर दिया है। अमेरिका की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी है सेल्सफोर्स, उसने एक ही झटके में 4000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और वजह सिर्फ एक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले जहां कंपनी के सपोर्ट डिवीजन में 9000 लोग काम करते थे, अब सिर्फ 5000 बचे, यानी कि 45% लोगों की नौकरियां एक एआई सिस्टम के लिए कुर्बान कर दी गई। कंपनी के सीईओ मार्क बेनियन, जो कुछ वक्त पहले तक कहते थे कि एआई इंसानों का सहयोगी होगा, अब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सपोर्ट और सेल्स जैसी टीमों में एआई टूल्स ने रीबैलेंसिंग कर दी है। क्या ये रीबैलेंसिंग है या फिर बेरहमी से इंसान को मशीन से बदलने की शुरुआत? एजेंट 4 जैसे ऑटोमेटेड टूल अब वो काम कर रहे हैं जिन्हें कभी लोग अपनी पूरी निष्ठा और मेहनत से करते थे। सेल्सफोर्स अकेला नाम नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, मेटा और टीसीएस तक में इस साल हजारों कर्मचारी निकाले जा चुके। ले ऑफ FYI की रिपोर्ट ये कहती है कि 2025 की शुरुआत से अब तक
80,000 से ज्यादा टेक कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और यह आंकड़ा हर हफ्ते बढ़ रहा है। सवाल उठता है, क्या इंसान वाकई मशीनों से हार रहे हैं या हमारी मेहनत, हमारी निष्ठा अब डेटा एनालिस्ट, ऑटो जनरेटेड ईमेल और चैट बॉक्स के आगे बेमानी हो गई। ये दौर सिर्फ तकनीकी क्रांति का नहीं, ये जंग है इंसान और मशीन के बीच, जिसमें वो हारेगा जो समय के साथ नहीं बदलेगा। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि आने वाला वक्त उन्हीं का है जो एआई को दुश्मन नहीं साथी बनाएंगे, जो पुरानी कुर्सी से चिपक कर नहीं नई स्किल सीख कर खुद को अपग्रेड करेंगे। लेकिन तब तक जिनकी जिंदगियों से रोजगार छिन रहा है उनके लिए ये सिर्फ आंकड़े नहीं, एक भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक त्रासदी। शायद इतिहास जब इस दौर को याद करेगा तो कहेगा, एक दौर था जब इंसान ने मशीन बनाई और फिर मशीन ने इंसान को बदल डाला। चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। दरअसल आज की बात पते की है कि जब भी लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, याद रखना अंधेरा सिर्फ सुबह से पहले की रात है। तुम्हारे भीतर वो उजाला है जो खुद को नहीं दिखता लेकिन हर अंधेरे को चीर कर निकल आता है। हारना आसान है लेकिन जीतने का असली मजा वही है जहां लोग हार मान जाते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम वो कहानी हो जो किसी ने पढ़ी नहीं पर जो सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। शुक्रिया आप सभी का।